ओलंपियाड्स के बारे में मेजर थोड़ा फोकस करेंगे। ओलंपियाड्स होता क्या है, क्या अप्रोच रहता है उसको तैयारी करने के लिए, और कैसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, इन सब के बारे में। तुम लोग जो भी क्वेश्चंस होंगे ना आपका सेमिनार आफ्टर सेशन इज ओवर, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ब्रीफ रहेगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो सब लोग आपका दैट पूछ लेना, ठीक है। तो पानीगढ़ में थोड़ा सा ऐसे तो ऑलमोस्ट आइडिया है नहीं सब लोगों को, बट फिर भी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दे देता हूँ। 2022 में इसने जूनियर साइंस ओलंपियाड का स्टेज 2 पर क्वालीफाई किया था। 23 में he was the only student who got selected in for OCSC phase of his for OCSC in physics, chemistry and astronomy and astrophysics। पूरे इंडिया में इकलौता स्टूडेंट था जो 3 कैंप के लिए सेलेक्ट हुआ था। 24 में he went to for astronomy and astrophysics कैंप, एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको इंडिया की तरफ से भेजा गया ब्राजील में से सिल्वर मेडल आया। इसका 2025 का जेईई मेन सेशन 1 का बिहार टॉपर था और ऑल इंडिया रैंक 140 आया था मेंस में, और जेईई एडवांस में भी 273 ऑल इंडिया रैंक आया। तो सेशन 2-3 चीजों से रिलेटेड है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि ओलंपियाड्स क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं, उसका जेईई में या नीट प्रिपरेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंड आफ्टर दैट दोनों के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो तीनों बच्चों से अपना क्वेरीज कर लेना, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा क्लियरली पूछ लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं पानी अभी जो सर जैसा कि सर ने बताया हमारा टॉपिक ओलंपियाड का है, तो सभी को पता है कि हमने बचपन में बहुत सारे ओलंपियाड से, हमने सॉफ्ट के बहुत सारे ओलंपियाड से वैसे ओलंपियाड थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाती है वो जो ओलंपियाड्स होते हैं वो होते हैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स, और वो एकमात्र तरीका होता है जिससे आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली मैं उनके बारे में अभी बात करने वाला हूं। तो ये तो अभी सारे तो ओलंपियाड से पहले कि ओलंपियाड्स का रूट क्या है, हमें उनके बारे में क्यों पता होना चाहिए, उनके बारे में जानना। तो सभी की हम साइंस पढ़ते हैं बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के अंदर हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, हमने उसको पढ़ ली, एग्जाम के अंदर हमने दिया, हमें अच्छी खासी मार्क्स गए। लेकिन इसके साथ जो हमारे अंदर कमी होती है, इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर ये खासकर कमी होती है कि हम इसके प्रैक्टिकल यूजेस को नहीं देखते। हमने इतनी नॉलेज गेन की, हमने घंटों पढ़ाई की, तो हमें जितनी नॉलेज है उसको 10 सेकंड लगा के हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहिए कि इसका यूजेस क्या है। कुछ अलग बैठ के हम साइड में सोच नहीं रहे कि क्या हो रहा है। हमने कोई भी काम किया तो 10 सेकंड रुक के हम सोचेंगे कि हमने जो काम किया उसके अंदर हमने क्या किया। जैसे मान लो कि तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो तुम्हें एक दो बार तुम फेल हुए, फिर तुम खुद रियलाइज करते हो कि ऐसे अगर मैं करूंगा तो ये काम इजीली हो जाएगा। तो वो जो रियलाइजेशन हुआ तो उसके पीछे कुछ फिजिक्स होगी, तो उसके बारे में अगर तुम सोचोगे तो बेसिकली तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो साइंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम नॉलेज ले रहे हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर ऑब्वियसली साइंस का बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है, बहुत आज के टाइम में बहुत स्कोप है इनोवेशंस के अंदर। आप करोगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड को। फिर बेसिकली अब इसका ओलंपियाड्स के साथ क्या रिलेशन है, तो अभी जैसे मैंने बोला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स, वो ज्यादातर बेस्ड होते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो कि आपने सोचा नहीं होगा कभी कि इसके पीछे क्या फिजिक्स लग रही थी या केमिस्ट्री लग रही थी। तो जब आप इनके क्वेश्चंस करते हो तो आपको रियलाइज होता है बहुत सारी चीजें जो कि आपके सराउंडिंग में थी लेकिन कभी भी आपने उसके बारे में सोचा नहीं था। तो ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मस्ट सबसे रिक्वायर्ड चीज होती है कि आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना होगा। वो कैसे करोगे, आप कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले उसके बेसिक्स को समझोगे, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे
फिर उसके ऊपर आप थ्योरी बिल्डअप करोगे, फिर उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है। तो अब ओलंपियाड्स के बारे में बताऊँ तो बेसिकली ओलंपियाड्स इंडियन गवर्नमेंट जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाती है वो टोटल 14 सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 6 बहुत फेमस है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और अर्थ साइंस आज के टाइम में बहुत फेमस है। तो ये सारे ओलंपियाड्स हैं, और उनके साथ साथ और भी हैं जो कि मतलब नॉन साइंस फील्ड में भी आप अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो उनके लिए भी ओलंपियाड्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे जब आप ओलंपियाड्स देते हो, आप मान लो कि आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए, मान लो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए या आप किसी स्टेज पे जाके फेल होते हो, तब भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया। जब आप ओलंपियाड्स की तैयारी करते हो तो जो आपका ब्रेन होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लेवल होता है। तो इसकी वजह से आप अपने लाइफ के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे और आप एक्सेल ही करोगे उस फील्ड के अंदर। और आप बस इतने से समझ लो कि ओलंपियाड्स के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। अगर आपको पता है, आप कुछ तैयारी करके आप उसमें कुछ भी ट्राई कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत कम बच्चों के अंदर जो ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत आगे हो बाकी सारे बच्चों से। फिर इट्स ऑल अबाउट जब आप ओलंपियाड्स की तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बोरिंग लगेगा। अगर आज के टाइम में आपको पढ़ना बोरिंग भी लगता है तो अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। ग्रेजुअली आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने का खुद से आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप अच्छे से चीजों को करो, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। फिर जानते हैं कि ओलंपियाड्स के स्टेजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली ये नॉर्मली 4 to 5 स्टेजेस के अंदर ओलंपियाड्स हेल्ड करवाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है तो उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि इतने सारे स्टेजेस हो। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है एनएससी, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। तो इसके अंदर अराउंड हर सब्जेक्ट के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं। उसमें से अराउंड 300 to 500 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। तो ओलंपियाड्स बेसिकली 8 to 12 के बच्चों के लिए होते हैं। तो 8th और 9th क्लास के जो बच्चे हैं अगर वो साइंस में देना चाहते हैं तो उनके लिए जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। तो जूनियर साइंस ओलंपियाड में जो जैसा कि हम पढ़ते हैं ना साइंस की किताब जो होती है उसके अंदर अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो वैसे ये जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है उसमें तीनों सब्जेक्ट रहते हैं और सभी बेसिक लेवल पे ही रहते हैं। मतलब टॉकिंग अबाउट बेसिक तो सीनियर ओलंपियाड्स के रिस्पेक्ट में बेसिक है, बेसिकली ओवरव्यू है एक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर। फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो होता है वो क्लास 8 to 12 के सभी बच्चों के लिए सेम पेपर होता है, उसके अंदर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। और 10 to 12 के बच्चों के लिए सीनियर साइंस ओलंपियाड्स होते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बाकी सारे ओलंपियाड्स हैं। फिर जो सेकंड स्टेज होता है वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको बना के आपको बहुत खुशी मिलेगी या बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये जो क्वेश्चंस की टाइप में बात करूं अब वो सेकंड स्टेज से उस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो सेकंड स्टेज के अंदर अराउंड 300 to 500 स्टूडेंट्स में से 35 to 50 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि थर्ड स्टेज ओसीएससी में जाता है। तो ओसीएससी क्या है? ओसीएससी बेसिकली कैंप होता है, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, जो कि HVCSE मुंबई में हेल्ड करवाया जाता है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12 to 18 डेज तक रुकना होता है। वहाँ पे स्टार्टिंग डेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, इंडिया के लीडिंग साइंटिस्ट जो होते हैं वो आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज करता है। और लास्ट में आपके कुछ एग्जामिनेशन हेल्ड करवाया जाता है जिनमें से 35 में से 35 to 50 स्टूडेंट्स में से 4 to 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब समझ लो, अगर तुम मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिंगल अटेम्प्ट है, ये टोटल 5 इयर्स का प्रोसीजर हो गया। 8 to 12 क्लास के का स्पैन है, तुम 8 क्लास में भी दे सकते हो और तुम जब 12 क्लास में जाओगे तब भी तुम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज है, तुम अगर एक बार फेल करोगे तो तुम्हें दूसरी बार में सीखना है कि तुम किस वजह से फेल किए और तुम्हें उस चीज पे काम करना है। और ऐसा नहीं होता कि तुम पहली बार फेल किया और कोई नहीं करता, सभी वैसे ही करते हैं। आज
मैं भी यहाँ पे हूँ, तो मैं भी स्टार्टिंग में मैं सबसे अच्छा नहीं कर पाया, कोई और भी बच्चा होगा वो भी उसके साथ नहीं है, हमें ग्रेजुअली सीखना होता है। तो यहाँ ये जो प्रोसीजर है उसमें तुम्हें मौका मिलेगा, कंटिन्यूस चांसेस मिलेंगे, तुम्हें बस उसको गेन करना है। फिर अल्टीमेटली जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको वापस से ट्रेन किया जाता है प्री डिपार्चर कैंप में, और अल्टीमेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेसिकली ये मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में वर्ड व्यू दिया कि उसके स्टेजेस क्या होते हैं। आज के टाइम में पीआरएम होना हो कि वो आईओक्यूएम हो गया बस, और फिर आरएमओ, इनमो और आईएमओटीसी होता है, तो जो कि सीएमआई में हेड होती है चेन्नई। तो सेम प्रोसीजर है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा स्टेज है, बाकी सारी चीजें साइंस से सेम है। और फिर उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी 8 to 12 क्लास में, जैसे कि मैंने बताया। फिर ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनके नाम होंगे। फिर एलिजिबिलिटी अगेन 8 to 12 क्लास के बच्चों का। फिर ओलंपियाड्स के अंदर पार्टिसिपेट करने से बेनिफिट्स क्या है? जो सबसे प्रोमिनेंट बेनिफिट है, जो कि तुम लाइफ में किसी भी चीज के अंदर जाओ तुम्हें हेल्प करेगी, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तुम लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हो, तुम उसके कारण को समझोगे, फिर क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास वो स्टडी करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। सिमिलर चीज तुम जब एक नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो सिमिलर चीज तुम करते हो। तो फिर उसके बाद हमें आईआईटीज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। जैसे ये मिथ होता है कि बस जी एडवांस के थ्रू आईआईटीज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम ओलंपियाड्स के अंदर जो ओसीएससी कैंप है जहाँ पे मुंबई में तुम्हें बुलाया जाएगा, वहां तक अगर तुम पहुंचते हो तो तुम्हें आईआईटी मद्रास में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ब्रांचेस के ऑप्शंस होते हैं, तुम्हें सीएससी भी मिल सकता है। फिर बॉम्बे के अंदर भी तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, वहाँ पे सीएससी का ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे तुम बॉम्बे के अंदर कोर सब्जेक्ट्स ब्रांचेस के अंदर जा सकते हो। फिर कानपुर के अंदर भी तुम्हें ऑप्शंस रहता है, तुम ले सकते हो। तो बेसिकली इसके ऐसा नहीं है कि तुम ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो और जेईई अगर तुम नहीं किया तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। जेईई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है तुम्हें लाइफ के अंदर। फिर बेसिकली अब तुम अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत प्रेस्टिजियस होता है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है दूसरे लोगों के ऊपर। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे तुम जब जाते हो तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे। तुम मान लो अगर कैंप के अंदर गए या तुम ग्रेजुअली हर एक स्टेज के अंदर ऊपर जाते हो तो तुम्हारा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करता है। फिर तुम्हें एक्सपोजर भी मिलता है डिफरेंट टाइप के लोगों का। तुम मान लो अगर ओसीएससी जाते हो तो तुम वहाँ पे जो 35 to 50 स्टूडेंट्स होंगे वो इंडिया के बेस्ट होंगे और अलग अलग रीजन से आएंगे। तो उनके साथ जब इंटरेक्ट करोगे तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पे हो सकता है नॉर्मली हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि हम बहुत पीछे हैं, बाकी सभी बहुत आगे हैं, लेकिन जब तुम लोगों से फेस टू फेस जाते हो तो तुम्हें पता चलता है नहीं सभी इक्वली लेवल पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। फिर तुम जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम अपने आप को पोटेंशियल जा पाते हो। फिर ऑब्वियसली मतलब एक बार तुम अगर ओलंपियाड्स करते हो तुम्हें साइंस से प्यार हो जाता है, मतलब तुम्हें हर चीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। मतलब हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो वो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, बायोलॉजी भी पढ़ोगे अगर तुम मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो तब भी बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि तुम्हें वो प्रोसीजर समझ में आ जाता है कि कैसे कोई भी चीज पढ़नी चाहिए। फिर हमें पता चल गया कि बेनिफिट क्या है, हमें तैयार कैसे करना चाहिए। तो ओलंपियाड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि तुम खुद के ऊपर काम करो। टाइम दो चीजों को, अपने ब्रेन को जितना ज्यादा रन करवा सकते हो उतना ज्यादा करवाओ, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेन करोगे उतना ज्यादा डेवलप करोगे। स्ट्रगल करो प्रॉब्लम्स के ऊपर, टाइम दो, तुम्हारा ब्रेन खुद पर खुद डेवलप होगा। फिर पास्ट पेपर्स होते हैं ओलंपियाड्स के, जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर द की टू ओलंपियाड्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगे कैसे? जब तुम पास्ट पेपर्स करोगे, क्योंकि सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है। व्हेन आई एम सेइंग सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं होता कि अगले साल सेम प्रॉब्लम आ जाए। इसका मतलब ये होता है कि सभी के अंदर चीजें तो एक ही है ना, तुम प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको सॉल्व करो, तो जो प्रोसीजर है वो तो सेम है हर एक के अंदर। तो वो तुम्हारे अंदर जब डेवलप होता है तो एक पॉइंट पे तुम्हें ये चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। मतलब स्टार्टिंग में हमें इम्पॉसिबल लगता है, आज के टाइम पे मुझे लगता है इट्स वेरी मच इजी। तो बेसिकली पास्ट पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओलंपियाड्स के अंदर।
जब तुम करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे। फिर बहुत सारे ऑनलाइन मतलब तुम्हें रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब है कि फ़ोन उठा लो, उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तुम फ़ोन उठा रहे हो तो उसके अंदर सही चीज़ों का यूज़ करना। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं AOPS जैसी, तो वहाँ पे तुमको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो आपस में डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है। तो इन सारे कम्युनिटी के अंदर तुम जब जुड़ते हो तो तुम्हारा एक कम्युनिटी बिल्डिंग भी होता है और तुम उनके साथ प्रोग्रेस करते हो। तो तुम्हें अच्छे से यूज करना चाहिए और ट्राई, मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं, सभी के साथ होगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि मान लो कि मुझे कोई हैंड आउट मिला, मैं उसको प्रिंट करूंगा, मैं उसको यूज करूंगा। मैं ऑनलाइन रिसोर्स की यूज भी कर रहा हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैंने प्रिंट निकाला। या फिर जब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम घर के किसी टीवी के ऊपर तुमने लगा दिया रिसोर्स, या तुम स्कूल के किसी कंप्यूटर का यूज कर, तो ट्राई करना चाहिए कि फोन से जितना ज्यादा दूर रहो, क्योंकि लोग मिसयूज करने लगते हैं। तो जो मैं साइट बोल रहा था वो AOPS है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अमेरिकन वेबसाइट है, वहाँ ये वो है। फिर तुम लोगों को डिस्कॉर्ड के बारे में पता होगा, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही डिस्कॉर्ड भी होता है। तो डिस्कॉर्ड जो सर्वर होता है उसमें बच्चे ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर जब तुम ओलंपियाड्स नाम से सर्च करोगे, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो गया, फिजिक्स ओलंपियाड हो गया, तो तुम्हें कुछ सर्वर्स मिलेंगे, उस पर ज्वाइन करो, वहाँ पे भी बच्चे होंगे, वो डिस्कस करते हैं, कुछ हेल्प होगा उसके थ्रू भी। फिर अपने टीचर से गाइडेंस लो, उनको तुमसे बहुत ज्यादा पता है। तुम उनके पास किसी भी स्टेप पे जाके पूछोगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, वो सही गाइडेंस देते हैं। मतलब हमारे साथ बहुत बार प्रॉब्लम होता है ना कि हम सोचते हैं कि सर से ये चीज क्यों नहीं पूछने जाएंगे। जो भी मन में डाउट है टीचर से पूछो, वो सही गाइड करेंगे। तुमसे बहुत ज्यादा उनको है ना कि प्लैनेट्स के कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बता दिया और वो 10,000 इयर्स के स्पैन में बहुत एक्यूरेट रहते हैं। तो हमारी कल्चरल हेरिटेज भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में आज के पॉइंट पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जिससे हम डीप स्काई ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हमें बहुत सारी डेटा मिलती है। डेटा इन द सेंस कि हम बस चीज़ों को देख रहे हैं, उसकी पोजीशन कैसी यही हम बस देख रहे हैं, नहीं, क्योंकि नेचर को हमसे बहुत ज़्यादा सब कुछ पता है। हम उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं और हम कुछ नया डेवलप करते हैं जो हमारे कॉमन डे लाइफ में हेल्प करती है। तो सिमिलर चीज जो इंस्पिरेशन होती है टेक्नोलॉजी के लिए, वो एस्ट्रोनॉमी से आती है। हम जब बाहर देखते हैं तो हमें पता चलता है ये ऐसी चीज भी है जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, तो उस पर हम थोड़ी बिल्डअप करते हैं। फिर हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कि फिर नॉर्मल डेली लाइफ में आ जाती है वो चीजें। ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है। फिर एक थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी होती है, जैसे हम आइंस्टाइन के बारे में सुनते हैं, तो वो थ्योरेटिकल चीजें करता था, वो इक्वेशंस बनाता था, उसने इक्वेशन के बेसिस पे ये बोला कि ऐसी चीजें होंगी, तो वो थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी के अंदर आती है। बेसिकली आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फिर एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, आपने डेटा ले लिया, तो आप डेटा को एनालाइज करते हैं। आप डेटा के अंदर पैटर्न्स आपने ढूंढे, आपको रियलाइज हुआ ऐसी चीजें काम कर रही है, आप बेसिकली डिकोड करते हो डेटा को, तो वो डेटा एनालिसिस के पार्ट में आता है। फिर प्लैनेटरी साइंस के बारे में हम ऑब्वियस दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे रिसोर्सेज की। तो ये प्लैनेटरी साइंस के अंदर हम आसपास के सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कॉस्मोलॉजी, बिग बैंग वगैरह, सभी को इंटरेस्ट आता है इसके अंदर, कितनी खतरनाक चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एस्ट्रोनॉमी की यूजेज रखी है। मतलब बहुत बार हमारे अंदर मिथ होता है कि हम चंद्रयान मिशन इंडिया ने लॉन्च किया तो इसका बेनिफिट क्या था, ये तो शेयर वेस्टेज ऑफ मनी है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप फार पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा एज देगा। अगर तुम देखोगे जीपीएस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इनकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई, एस्ट्रोनॉमी के अंदर वो आज से 20 साल पहले थे, लेकिन कॉमन पीपल के पास नहीं थे क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम में थी। लेकिन बाय द टाइम वो चीप हुए तो हमारे पास आ गए कॉमन डे लाइफ में। फिर सीसीडीज, आज इतने हाई क्वालिटी हम इमेजेस लेते हैं एक दूसरे की, उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे थी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर पहले थी। सिमिलरली वाईफाई, डेटा प्रोसेसिंग एंड एआई,
फिर ये जो जैसा कि मैंने बोला हम नेचर से चीजें सीखते हैं और उसके ऊपर थ्योरी बनाते हैं, तो वो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यू है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए उसके बेसिस पे। फिर हमारा कल्चरल और जो हेरिटेज है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के अंदर। फिर जो अभी के टाइम में हमारे लिए नियर फ्यूचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेस हैजार्ड से अपने आप को बचाना। मान लो कोई एस्ट्रॉइड आके अर्थ को हिट कर देगा, हमारे पास कोई फिट टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो डायनासोर्स की तरह हो गए, तो बिना ब्रेन की स्पीसीज जो कुछ कर नहीं पाए और मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हम ह्यूमंस है, हमारे पास ब्रेन है, तो हम कुछ डेवलप करते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे अभी देखोगे तो नासा ने कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं कि वो कुछ एस्ट्रॉइड्स को कैसे डाइवर्ट कर दें। फिर हम सोलर स्टॉर्म्स, मतलब अगर आज से 20-30 साल पहले की टाइम देखो तो जब सोलर विंड्स आते थे तो जो नॉर्दर्न रीजन्स होते थे और सदर्न रीजन्स होते थे वहाँ पे जो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक में सारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स उड़ जाती थी, सभी के घर के शीशे उड़ जाते थे, बहुत डिस्ट्रक्शन होता था क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस चीज से बचना कैसे। हमने उन चीजों को एनालाइज किया तो हम उसके लिए कुछ कुछ चीजें निकाला कि हम कैसे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़े से स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग क्वेश्चंस पूछ सको। फिर इंटरेस्टिंग चीज होती है, डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, सभी को इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब जो यूनिवर्स है उसका बस 9% ब्रियोनिक मैटर है। ब्रियोनिक मैटर कहने का मतलब कि एटम्स वगैरह जो हम जिससे बने हैं, ये जो भी चीज हम देखते हैं वो जिनसे बनी है वो बस 9% है। 25% इज डार्क मैटर एंड 50% is dark energy, and we don't know about the rest of the 91%. So these are very much interesting things, and when we'll be able to know what these things are, we can exploit them at another level, and we can make our life very much easy. Means जो चीज हमें सुपर नेचुरल लगती है या नियर इम्पॉसिबल लगती है, क्या पता वो कमिंग ईयर्स के अंदर पॉसिबल हो जाए अगर हम इन सारी चीजों को डिकोड कर दें। फिर हमें मतलब ये भी इंटरेस्टिंग लगता है कि जब हम बोलते हैं कि बिग बैंग एक पॉइंट से पूरे यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ, तो मतलब मेरे को तो बचपन में जब मैं पढ़ता था इन सारी चीजों के बारे में तो ये मेरे दिमाग में आता था ठीक है, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो वो पॉइंट किधर था। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो पॉइंट किधर था, मतलब उसके आसपास क्या चीज थी। फिर ठीक है, अगर मान ले तो कुछ तो था, वो बर्स्ट क्यों किया, पॉइंट ही रहता। ठीक है, अगर वो बर्स्ट कर गया, आज के टाइम में वो इतना बड़ा भी हो गया, तो अगर मैं उसके बाउंड्री के बाहर मान लो कि ये रूम मेरा यूनिवर्स है, रूम के बाहर मैंने हाथ निकाला, मेरा हाथ किधर गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना। मतलब अलग लेवल की अंदर से जिज्ञासा आती है कि ये सारी चीजें हैं क्या, और इनके बारे में किसी को पता भी नहीं, बस थ्योरीज हम देखेंगे। वो अर्थ जो कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई थी अराउंड 3 बिलियन ईयर्स एगो, हम वो वाला अर्थ देख सकते हैं। हम अपना पास्ट देख रहे हैं, उस टाइम में कोई कैमरा नहीं था, हमें आज का टेलीस्कोप हमें अपना पास्ट देगा। कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। फिर हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ भी ढूंढ रहे हैं। मतलब एक सेक्टर होता है एस्ट्रोनॉमी का एक्सोप्लैनेट्स से रिलेटेड। तो एक्सोप्लैनेट्स में होता क्या है, हम शॉर्टलिस्ट करते हैं प्लैनेट्स जिनके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो अराउंड आज के टाइम में हमने 200 प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे लाइफ प्रेजेंट होगी। बस हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर नहीं देखते हैं, हमें सोलर सिस्टम के मतलब यूरोपा जैसी मून्स हो गए जहाँ पे हम तो ऑब्वियसली देखते हैं, हम दूर के सोलर सिस्टम्स पे भी देखते हैं जिनको हम नॉर्मल टेलीस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम उनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को एनालाइज करते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को ऑब्जर्व किया। हमने आज के टाइम तक में 200 को शॉर्टलिस्ट किया। हम आगे अब आज के टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सर्टेनली बता पाए कि वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी यूरोपा के ऊपर नासा की एक रोवर जा रही है जो कि वहां से सैंपल उठाएगी कि लाइफ वहां पे है कि नहीं। फिर सिमिलरली एस्ट्रोनॉमी खत्म। फिर अब मैं अपनी ओलंपियाड जर्नी के बारे में बात करूँ तो मुझे सर ने सुमित सर ने 7th क्लास के अंदर ओलंपियाड्स के बारे में बताया। तो मैंने उस ओलंपियाड्स के रिस्पेक्ट में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 7th क्लास में। तुम लोग अभी 8, 9, 10th क्लास में हो गए, मतलब जिस भी क्लास के अंदर हो गए, 11th के अंदर भी हो, कोई लेट नहीं।
ओलंपियाड के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, तुम जब भी स्टार्ट करो, मुझे बहुत सारी गलतियां पता चली, मतलब कि ये मैं गलती कर रहा था, तो मैंने 2 साल बाद जाके उसको सुधारना स्टार्ट किया। तुम अपने अगर आज के टाइम पे भी तुम अपनी गलतियों को ढूंढना स्टार्ट करोगे और टीचर से सॉल्यूशन पूछोगे, तो तुम बहुत इजीली कम टाइम के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। फोरम पे तुम इंटरनेशनल स्टेज पे गए, अपने कंट्री के फ्लैग को उठा रहे हो, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितनी ज्यादा प्राउड मोमेंट है ना। मतलब यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, तुम्हें एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिलता है, फिर एंजॉय भी करते हो तुम। मतलब आज के टाइम में तो सभी के मन में ऐसा भ्रम होता है कि पढ़ने वाले बच्चे अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। वो ये भ्रम वही बनाते हैं जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो कोप कर रहे हैं। जो पढ़ते हैं वो एंजॉय भी करते हैं, बस फर्क ये है वो अपना काम करने के बाद एंजॉय कर रहे हैं, काम करने से पहले एंजॉय नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये कुछ फोटोज है, मतलब ये जब मैंने पहली बार ये कोट पहना था इंडिया के साइन के साथ, फिर ये जब हम मुंबई से ब्राजील के लिए निकल रहे थे उस टाइम में, फिर हमें जब मेडल्स मिला उस टाइम में, फिर जब हम पहली बार ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इंडियन फ्लैग को लेके स्टेज पे गए थे उस टाइम पे, फिर ये मेडल वाले का जूम इन है, फिर ये कोई वीडियो है। मतलब बेसिकली ये था कि जब हम ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पहली बार स्टेज के ऊपर जा रहे थे, तो मतलब बहुत अच्छी वाइब होती है। मतलब जैसे सॉन्ग भी बज रहा था तो पूरे हॉल के अंदर, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो इट्स वर्थ इट, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उस हिसाब से चीजें मिल भी रही हैं। फिर बेसिकली एट द एंड जो ओलंपियाड्स होते हैं उसके फर्स्ट स्टेज पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 50 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि समझो वो भी जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अगर तुम्हें उन चीज के बारे में पता है तो तुम ऑलरेडी बहुत एक, मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियन के अराउंड है ना, उसमें से 50 लाख कितनी छोटी सी नंबर है, उन बच्चों में से तुम हो। फिर इंडिया की सक्सेस रेट क्या है ओलंपियाड्स के अंदर? ओलंपिक्स के अंदर हमें पता है कि मतलब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है हमें, लेकिन जो साइंस के अंदर जो ओलंपियाड्स है उसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। हम जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनके साथ compete करते हैं, जैसे इंडिया से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 95% चांस है कि वो इंडिया के लिए मेडल लेके आएगा। तो लेकिन हमारे यहाँ पे माइंड्स तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब वो हम खुद भी देखते हैं ना कि फर्दर अगर हम जाके देखेंगे तो हर एक फील्ड के अंदर इंडियंस ही लीड करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एज पे हमें एक्सपोजर, हमें इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन है बच्चों की जिनको पता होता है, तो वो ज्यादा ये एग्जाम्स देते नहीं है, तो वो जो अच्छे ब्राइट माइंड्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो तुम लोगों को पता है, तुम लोग मेहनत करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे तो तुम इंडिया को और प्रोग्रेस करने में हेल्प करोगे। जैसे चाइना जैसी कंट्री होगी, अमेरिका जैसी कंट्री होगी, उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहता है, तो उनके साथ अगर compete करना है तो हमें और जागरूकता बढ़ानी होगी। फिर थैंक यू एंड विश यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। क्वेश्चन सब पूछो। क्वेश्चंस?
तुम लोग के कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क रिगार्डिंग ये या कोई भी पूछना ईशान पूछ लो सवाल यू कैन आस्क व्हाटएवर मतलब किसी भी चीज के बारे में, मतलब कल तक मैं तुम लोगों की जगह पे था तो मुझे सब कुछ पता, तो पूछ सकते हो। क्या तैयारी शुरू कर जैसा कि मैंने बताया, जिस भी स्टेज पे पता चले, अभी तुम 11th के अंदर हो ना, तो अभी देखो पढ़ने का जो तरीका होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे बहुत सारे बच्चों को देखोगे जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने नॉलेज का कलेक्शन बढ़ाते जाते हैं, वो स्टोरेज में स्टोर करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है, तो वो तुम्हें जेई के अंदर हेल्प करेगा। लेकिन जब तुम बेस को अच्छे से क्लियर करते हो, चीजों को अच्छे से समझा, तुमने बेस को अच्छे से क्लियर किया, कुछ भी ऑब्वियस बोल के छोड़ा नहीं, मतलब होता है ना हमारे साथ जब पढ़ते रहते हैं, ये चीज तो बहुत ऑब्वियस है, छोड़ो आगे बढ़ो, मतलब हमें लगता है कि ये बहुत ईजी है, हो गया। लेकिन जब तुम जाओगे उसको खुद भी सोचने जाओगे कि ये ऐसा क्यों है, ऑब्वियस जिस चीज को बोल रहा हूँ, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें नहीं पता है वो चीज। ये चीज कब क्लियर होती है, जब तुम अपने एक दोस्त को समझा रहे हो कुछ, तो तुम उसको ऐसा नहीं बोलते ना कि ये चीज ऑब्वियस है छोड़ो, तुम उसको चाहते हो कि कुछ तो बता दो इस ऑब्वियस के बारे में भी, तो जब बताने जाते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हें पता ही नहीं है अच्छे से, तो तब तुम भटकते हो। तो अब तुम दोस्त के साथ डिस्कस करो या खुद को हर पॉइंट पे क्वेश्चन करो ये ऑब्वियस क्यों है। तो जब उन सारी चीजों को मतलब होता क्या है, तुम्हें कुछ सेट ऑफ चीजें बताई गई, तुम्हारा एक फाउंडेशन है, तुम उसके ऊपर सब कुछ कर रहे हो, लेकिन होता क्या है उसके ऊपर एक बहुत फाइन लेयर होती है चीजों की जो तुम ऑब्वियस मान के चलते हो, और उस चीज की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना होता नहीं है। मतलब हमारे साथ होता है ना बहुत बार क्वेश्चन, कि हमें अगर किसी ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो क्या होता है हम स्टार्टिंग में ही हार जाते हैं। रीजन क्या है, हमारे मेंटेलिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो उसी तरीके से जब किसी चीज को तुम ऑब्वियस बोल के छोड़ देते हो, तो मान लो उससे रिलेटेड कुछ आ गया और तुमने तो उसको ऑब्वियस बोल के उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जब तुम उसके बारे में कुछ भी सोच के रखते हो तो तुम्हें एक किक स्टार्ट मिलता है, मतलब तुम्हें ऑलरेडी कुछ पता है उस चीज के बारे में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और तुम इस चीज को इजीली कर लेते हो। लेकिन जब नहीं पता होता है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तुम नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी पढ़ो, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ ना कि जैसे 11th क्लास के अंदर मेरा फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री तीनों के अंदर हो गया सेकंड स्टेज। रीजन क्या था, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा था, मैं वो जो ऑब्वियस वाली लाइन थी उसको मैंने टिक की। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम था 10th से पहले तक में, मैं उस ऑब्वियस वाली लाइन पे उतना काम नहीं करता था। मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज उसके ऊपर गेन की थी, लेकिन 11th के अंदर मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ करना स्टार्ट किया। कैसे करना, मतलब मुझे नॉलेज तो ऊपर की सब कुछ है, तो मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था। तो नोट्स जब रिवाइज कर रहा था, तो जब रिवाइज करो उस टाइम में भी ऑब्वियस वाली चीजें आएंगी ना, तो उन सारी चीजों को मैं करा था। ठीक है, इसका रीजन क्या है, और रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा उन ऑब्वियस को मुझे करने में। तो सोच रहे ना कि वो चीज ऑब्वियस नहीं थी। एक पॉइंट के बाद आती है चीजें कि तुम उसके बाद वो पॉसिबल नहीं होता कि तुम उसको उसकी रीजनिंग दो, तो उस पॉइंट पे तुम्हें छोड़ना है, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, लेकिन एकदम तुरंत ऑब्वियस बोल के नहीं छोड़ो, सोचो उसके बारे में कुछ। तो जो भी चीज पढ़ रहे हो अच्छे से थॉरो पढ़ो, ऊपर से नहीं करो कोई भी काम, अच्छे से करोगे ओलंपियाड्स होगा। ओलंपियाड्स इज नथिंग, मैंने बोला ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम अपने ब्रेन को कितना ज्यादा डेवलप कर रहे हो। जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एनी अदर क्वेश्चन? पूछो कुछ। डर, हाँ मैं एक चीज बताता हूँ। जब तुम कोई चीज टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हारे सीनियर्स बोलते हैं ये वाली टॉपिक बहुत, मतलब रोटेशन बहुत हार्ड है, होता नहीं है। हमारे दिमाग में जब स्टार्टिंग में वो चीज बस जाती है ना, सब कुछ इधर का काम है, तुम सब कुछ करोगे। अगर एक
मतलब एक इन्फेंट बेबी होता है, अगर तुम उसको स्नेक के साथ छोड़ दो तो उसको डर नहीं लगता, उससे उसके साथ वो खेलेगा। लेकिन हमारे जहन में धीरे धीरे बसा दिया जाता है ना, तो हम डरते हैं। तो कोई भी चीज है निष्पक्ष भाव से, इंडियन कोर्ट की तरह तुम उसको जज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई इमोशंस नहीं रखो स्टार्टिंग में। डर लगता है, सही बात है, उसी डर के साथ जीतना है, तभी तुम लोगों को, इट्स लाइक तुम हर पॉइंट पे ऐसा सोचो ना, अगर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो मेरे और नॉर्मल लोगों में डिफरेंस क्या रहेगा, वो तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए। जब आप जीरो से स्टार्ट किए थे तब आपको क्या मेरे को खेलना पसंद था, मतलब मेरे को पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं था जितना मुझे खेलना पसंद था। मतलब अगर मुझे एक बंद कमरे के अंदर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है और एक लकड़ी दे दो तो मैं उस लकड़ी के साथ भी खेलना स्टार्ट कर दूंगा। तो हुआ क्या कि मतलब स्टार्टिंग में मैं सभी के साथ रहता था तो मैं बहुत ज्यादा खेलता था। फिर हम शिफ्ट हुए तो बड़े लोग जितने भी थे उन लोगों की ज्यादा देर तक क्लास चलती थी, मेरी उतनी देर तक चलती नहीं थी। तो मैं घर पे अकेला बैठ के क्या ही करूं, बुक थी तो बुक के अंदर मैं नंबर्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दूं। मतलब ये 5th क्लास की स्टोरी है, जैसे RS अग्रवाल थी शायद वो 6th क्लास की। तो वो जब मैं बना रहा था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया क्योंकि करने को कुछ था नहीं। तो मैं जब बना रहा था तो मैं ऐसे करता था, हर एक्सरसाइज में सॉल्व करता था, आंसर आता है ना 10 आया, 100 आया, 21 आया, तो मैं हर डिजिट का स्कोर लिखता था। 1 इस पेज में कितनी बार आया आंसर के अंदर, 5 बार आया, मैंने उसका स्कोर 5 किया। ऐसे ही 0 to 9 के डिजिट्स को मैंने स्कोर दिया और हर पेज का मैं विनर बनाता था और पूरी बुक को ऐसे ही पढ़ देता था। तो मतलब खेल खेल में मैंने पूरी बुक सॉल्व कर दी। और उस खेल खेल के चक्कर में मेरा इंटरेस्ट कब बन गया, मुझे चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। फिर सिमिलरली देखो, स्टार्ट मुश्किल होता है और उसी पॉइंट को तुम्हें क्रॉस करना है। फर्स्ट स्टेप इज हार्ड, वहीं पे सारे लोग हट जाते हैं। मन मारो, तुम पढ़ने की ट्राई करो, टाइम स्पेंड करो, बाय द टाइम तुम्हें खुद इंटरेस्ट आ जाएगा और मतलब किसी को तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद वो चीज करने का मन करेगा। मुझे फिजिक्स में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था। प्रज्वल सर ने मुझे ऐसे ही बोला कि तुम दिन भर बस मैथ पढ़ते रहते हो, फिजिक्स भी पढ़ो। तो स्टार्टिंग में मैंने, सर ने बोला तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया। मैं उस टाइम में मैं तेजी से चीजें कर रहा था। फिर सर मुझे हर दिन डांटते थे, मतलब ऐसा समझ, मतलब क्योंकि मैं कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते थे। तो मैं सर के पास जाता था, सर ने क्वेश्चन पूछा, मैंने गलती कर दी, सर बोलते थे वापस से सोचो। सर ने थोड़ा सा डांटा। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं छोटा सा बच्चा, मुझे रोने, मैं बहुत जल्दी रोने लगता था, तो मैं बहुत बार रोने भी लगता था। तो बात क्या है, वो सर ने जो थोड़ा थोड़ा किया, उस बाय द टाइम मुझे खुद इंटरेस्ट आने लगा और इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। एक टाइम पे तुम्हें ऐसा होगा फिजिक्स के अंदर, खासकर फिजिक्स के अंदर तुम्हारी इमेजिनेटिव पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर उसका पूरा फिगर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घूम रही है तुम्हारे दिमाग के अंदर और तुम्हें आंसर पता चल जाएगा बिना सॉल्व किए हुए। कैसे? फिजिक्स इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। वो तो मतलब पूरी की पूरी चीज इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तुम जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होगी। तुम तो सिंपल सी चीज है, तुम जीरो पे हो, स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज स्ट्रगल करो या बाद में करो, स्ट्रगल करना है, स्टार्टिंग ही में करो, ज्यादा फ्रूटफुल है। थोड़ा सा दिल को लगाओ। मेरे में था कि मैं खेल खेल में करने लगा, ऑप्शन नहीं था। तुमको थोड़ा सा खुद के ऊपर प्रेशर डालो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो गए ना। क्वेश्चन का आंसर मिला या मैं भटक गया था? हाँ ठीक, गुड। एनीवन? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ओलंपियाड्स के बारे में या जे, मतलब तुम नॉन एकेडमिक भी पूछ सकते हो इफ यू विश। हाँ, हाउ आर यू गाइडेड कि आपको तो लगा कि मुझे ओलंपियाड्स करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लाइक आपको ऐसा कैसा लगा कि मुझे स्टडीज हैज समथिंग? क्या आपको ऐसा कैसा लगा कि स्टडीज को करने से बहुत ज्यादा टाइम है? देखो, रियलिटी बताता हूँ। मैं हाजीपुर में था, तो आज के टाइम में यहाँ पे भी तुम देखोगे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है।
हमारे पास खासकर बिहार के अंदर एजुकेशन को छोड़ के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ रही हैं लेकिन तब भी बहुत कम है। तुम बाकी स्टेट्स के अंदर जाओगे या बाकी कंट्रीज के अंदर जाओगे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मेरा इंक्लिनेशन स्टडीज के प्रति स्टार्टिंग से था, मैं मतलब खेलना भी मुझे पसंद था लेकिन स्टडीज के प्रति मेरा इंक्लिनेशन पहले से था। तो हर एक इंसान का खुद का इंक्लिनेशन होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, हमारे पास बस एजुकेशन ही एक प्रोमिनेंट ऑप्शन है। तो देखो भाई, जेई किसी को करना अच्छा नहीं लगता, किसी के भी पास जाओ, कोई भी कितना भी पढ़ाकू इंसान ना हो, उसको जेई कभी भी पसंद नहीं आता। जेई के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें सेम चीज बार बार करनी है, बार बार करनी है। एक टाइम पे हमें ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं वापस से सेम चीज, लेकिन तुम्हारा एक गोल है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर होनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस क्या है, मैं 3 सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बना के रखूंगा, ये भी सेक्रीफाइस होता है। मतलब एक दिन पूरा मन करता है कि बस फिजिक्स पढूं, तो वैसा नहीं चलता है। तुम्हें सेक्रीफाइस करना है फिजिक्स के ऊपर, तुम्हें बाकी 2 सब्जेक्ट्स को भी मेंटेन करना है। और तुम्हें मतलब सेक्रीफाइस करना हो, जैसे तुमने बोला कि पढ़ाई के अंदर क्यों, मैं अपने साथ बोलूंगा, मुझे सही टाइम पे सही टीचर्स ने सही तरीके से मुझे गाइड किया। सर ने मुझे ओलंपियाड के बारे में बताया, मुझे ओलंपियाड के बारे में कुछ नहीं पता था, 0। सर ने मुझे बताया, मुझे मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट था, मैंने मैथ्स ओलंपियाड से स्टार्ट किया, मुझे धीरे धीरे सारे ओलंपियाड्स के बारे में पता चला और मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट कर दिया। तुम लोगों की तरह था, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो बात क्या है, देखो बहुत बार कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट के ऊपर तुम्हें अभी छोटे हो तो कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा हर बार बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। तुम्हें कुछ चीज है, तुम नहीं भी चाहते उस चीज को करना, तब भी तुम्हें करना पड़ेगा। अब किसी को मन नहीं करता ना कि मतलब और मैं बोलूं कि एक ही काम दिन भर करते रहना है, नहीं करने का मन करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं किया, वापस से बोलना क्वेश्चन क्या था, क्लियर हुआ? Yeah. Why did you only choose studies? Why not something else? Why not sports? Why not following your hobbies? Why did you study? Okay. So the real thing is, मैं बहुत मतलब तुम लोगों की एज में था, मैं बहुत छोटा था। मतलब बच्चों के अंदर एक टाइम पे मुझे इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, वो कुछ कांस्टेंट चीज नहीं रहती थी। आज के टाइम में तुम्हें लग रहा होगा ये चीज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा टैलेंट उसके अंदर नहीं हो, तुम्हें बस पसंद है वो चीज, लेकिन तुम्हारा टैलेंट दूसरी चीज के अंदर है, तुम्हें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि वो चीज है क्या। एक पॉइंट तो मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ जैसे तुम्हें बाहर रही है, वो तुम्हें सही डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में बहुत अच्छे हो, देखो किसी भी फील्ड में जाओ, उसके टॉप पे बैठो, तभी वैल्यू है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो सारे लोग हैं। तो तुम जिस चीज के अंदर, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम किसी चीज में अच्छे हैं, हमने दूसरी जगह पे हम चले गए। तो अगर मान लो तुम किसी चीज में अच्छे हो और तुम्हें उसके अच्छी रिसोर्सेज भी मिल रही है, तुम टॉप नॉच हो उस फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर जाओ। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, हमारे पास एजुकेशन ही एक बहुत प्रोमिनेंट ऑप्शन होता है ना। मतलब तुम खुद बताओ, तुमने किस स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट किया, या स्टेट लेवल किसी स्पोर्ट्स के कंपटीशन में गए? किस क्लास के अंदर हो? 8th। अगर मतलब तो इसका रीजन क्या है? तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है? कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? कौन से गेम? Chess. ओके, चेस के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन किया गया? Inter-sports. ओके, सो तो तुम बहुत ज्यादा 8th क्लास में, अभी तो 3 साल का बच्चा अच्छा कर रहा है ना, तुम क्यों नहीं अच्छा कर पाए? कुछ रीजन होगा, क्या रीजन था? अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली ना। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर ऑप्शंस बहुत कम है। अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टेट्स के अंदर भी, तुम दूसरे स्टेट्स के अंदर जाओगे, वहां पे कम्युनिटी होती है चीजों को लेके। जैसे जब मैं एस्ट्रोनॉमी तो बिल्कुल अलग चीज होती है,
10th क्लास के अंदर जब मैं एस्ट्रोनॉमी, मैंने मतलब मेरा सेकंड स्टेज में एस्ट्रोनॉमी में हुआ था 10th क्लास के अंदर, फिजिक्स में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो फैक्टर बोला था कि एग्जाम में अपना मैक्सिमम नहीं दे पाते हो, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता था, तो फिजिक्स के सोच के साथ गया था मैं कि फिजिक्स में अच्छा करना है, तो फिजिक्स में मैंने बेकार कर दिया, जबकि मैंने उसकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी की थी। एस्ट्रोनॉमी में ऐसे गया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें हो गया था 10th क्लास में। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बिहार के अंदर कंप्लीट जीरो है, बहुत कम है, मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जाओगे, जैसे गुजरात जैसे स्टेट्स में, वहाँ पे क्लब्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी क्लब है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, मुझे तो नहीं मिली। लेकिन बात यह कि तुम किसी भी तरीके से अगर तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि तुम्हारा कम्युनिटी बन गया, फिर तुम्हें रिसोर्सेज की मतलब कमी नहीं होती है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते। So as we know that JEE is not all about all about studies and these all. There are plenty of things that are required for JEE, like consistency, Yeah. focus, determination. So आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते थे? आप तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते थे? ओके, तो जेई का मेन फंडा क्या है? एक मैं बात बोलूंगा, अगर तुम ओलंपियाड की तैयारी करते हो, तुम्हारे लिए जेई बहुत इजी होगा। मतलब रियलिटी मानो कि जितने भी बच्चे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते हैं या एग्जाम भी देते हैं, अगर क्वालिफाई नहीं भी किए तब भी वो बहुत ऊपर रहते हैं जिन्होंने नहीं की। क्यों? क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, तुम्हारा जो मेन स्ट्रेटेजी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। अब कुछ लोगों का जेई के अंदर बहुत अच्छा रहता है। क्यों? मतलब जेई के अंदर ये भी एक फैक्टर काम करता है कि तुम्हारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, तुम चीजों को कितने अच्छे से कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके दिमाग में रख पा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पिछले 20 साल के क्वेश्चंस कर लिए सारे और उनकी कैटेगरी बना ली कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे करना है, इसका करना है, और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जेई ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, तुम कुछ कैटेगरी मत बनाओ। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता था तो मेरे अंदर चैप्टर्स के डिवीजन नहीं होते थे। मेरे लिए फिजिक्स एक नॉलेज है जो मैं गेन कर रहा हूँ। मैं जब क्वेश्चन भी सॉल्व करता था तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये रियलाइज नहीं होता था कि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। मैं क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए जब कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके भी आते थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मेरे लिए तो फिजिक्स है, एक सिंगल सब्जेक्ट है। लेकिन फिर अगर तुम्हारे पॉइंट पे हो कि जेई के अंदर क्या है चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंदर किसी भी चीज के अंदर जाओ, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एक दिन के अंदर तुम बैठ के 20 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं की, बहुत बेकार चीज है, क्योंकि 20 घंटे तुम्हारी इफिशिएंसी बहुत हाई नहीं रही होगी। लेकिन अगर तुमने 2 दिन भी 4-4 घंटे भी पढ़ाई की, वो 20 घंटे से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपने पीक कंसंट्रेशन के साथ तुमने वो 4-4 घंटे पढ़ाई की है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी रखो। अब लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी भी दिन वो 4 घंटे फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए। वो फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की और या मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं उसको पूरी तरीके से एंजॉय करूंगा। मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि अगले 3 दिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मान लो मैं कहीं पे फैमिली फंक्शन के अंदर गया या मैं कहीं पे घूमने गया ट्रिप के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करने का जरूरत है, नहीं तो वो फैटिग आ जाती है, वो सिस्टम क्रैश होने लगता है, सिली मिस्टेक्स बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बैलेंस बनाना है और जो भी काम करो अच्छे से करो। और रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई के अंदर, क्योंकि अगर मान लो कि तुम दिन भर बस पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। तुम्हें कुछ फिजिकल मूवमेंट्स पे जरूरी होता है, तुम एक्सरसाइज करो, रनिंग पे जाओ, तुम कुछ गेम्स खेलो। चेस नहीं, चेस उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर दिमाग का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मुझे भी बहुत पसंद था, स्टार्टिंग में बस गेम के नाम पे चेस ही खेलता था। तो तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि नहीं तो मेरे जैसे मोटे हो जाओगे। फिर दूसरी चीज, और कौन सा पार्ट मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का नहीं बताया? हाँ, डिटर्मिनेशन एंड फोकस। मोटिवेशन क्या होती है चीजों की? मतलब मेरे अंदर लास्ट टाइम तक मैं जेई के लिए फैटिग आ गया था। मतलब मुझे और पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि सेम चीज को मैं 4th, 5वीं, 6ठी बार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फिर वो उतनी इंटरेस्ट नहीं आ रही थी।
लेकिन एक गोल होता है, तुम्हारा एक गोल है, उसके लिए तुम डिटरमाइंड हो, उस वो जो मोटिवेशन है उसके कंपैरिजन में कुछ और मोटिवेशन नहीं आती है। मैं उतने अच्छे से मोटिवेशन के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि मुझे इन जनरल पढ़ना बहुत पसंद था। तो बेसिकली मेरे साथ हाँ मोटिवेशन इस टर्म्स में था कि मुझे तीनों चीजों को बैलेंस करना था। तो उसका एक ही कारण, तुम्हें अच्छा करना है, एक एग्जाम है, तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ तो बैलेंस करके रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम एक गधे हो जो एक डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो वो अंदर से आवाज आती है जब तुम उस किसी चीज को लेके सीरियस हो, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि नहीं मैं अभी गलत कर रहा हूं, मुझे तीनों चीजों को करना चाहिए। कुछ बार तुम मान लो कि स्टार्टिंग के फेज में अगर तुम 11th के अंदर हो, ठीक है तुम कर सकते हो, उस टाइम में तुम्हारे जो मेन मोटिव है वो नॉलेज गेन करना है। 3 फेज होते हैं जेई के अंदर। पहले फेज के अंदर तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, जितनी भी चीजें तुम्हें मिल रही है उनको गेन करो, उन पे टाइम स्पेंड करो। अगर तुम स्टार्टिंग के अभी 11th के फेज में हो या स्टार्टिंग फेज में, मैं बोल रहा हूँ 11th या उससे पहले के फेज में हो, तो ज्यादा क्वेश्चन बनाने के पीछे मत भागो। एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, उसके हर कॉन्सेप्ट को समझो। टाइम कम क्वेश्चन करो, टाइम ज्यादा दो, क्योंकि अगर तुम बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए तुम्हें सारी चीजें समराइज अप नहीं हो रही है और तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो, गधे हो, सिंपल टर्म्स में गधे हो। तुम्हें लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करो, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बस एक ही क्वेश्चन किया एक चैप्टर में, मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करूंगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं 400 ही करूंगा, 200 ही करूंगा क्वेश्चन, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से करूंगा, हर कंसेप्ट पे टाइम दूंगा, हर एक चीज पे। मतलब बहुत बार हमारे दिमाग में ये मिथ रहता है ना कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो एक दिन के अंदर 200-500 क्वेश्चन बनाते होंगे। वो जो फेज होता है ना वो जे एडवांस के टाइम का होता है, मतलब जे एडवांस से 6 महीने पहले, 1 साल पहले का। वो 11th क्लास का फेज नहीं होता है। 11th क्लास में एक दिन में बस 20 क्वेश्चन भी करो, लेकिन हर दिन 20 क्वेश्चन करो, लेकिन हर क्वेश्चन पे तुम टाइम दो। पहला फेज है चीजों को अच्छे से समझो। फिर दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज है तुम्हें एक्यूरेसी बिल्डअप करनी है। टाइम लग रहा है लेकिन सब कुछ सही सही करो, स्पीड पे मत जाओ। और स्पीड का जो फेज है ना वो तुम्हारा जेई से 6 महीने पहले, 1 साल पहले का, मतलब 8 महीने पहले का चीज है। स्पीड पे स्टार्टिंग में फोकस मत करो, स्पीड पे वो ऑटोमेटिकली आएगी जब तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। स्पीड क्यों नहीं आएगी? वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। तुम आखिरी के 6 महीने के अंदर हर दिन 500 क्वेश्चन करो, ऑब्वियसली आएगी ना, मतलब वो तो मेरे मसल ही को याद हो जाएगी चीजें, तो आएगी। तो ये 3 चीज जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और कुछ? आप रोज कितनी देर पढ़ते थे और किस तरह के क्वेश्चन आते थे? क्या आप रोज कितनी देर पढ़ते थे और किस तरह के क्वेश्चन आते थे? ओके, तो अगर स्टडी आवर्स की बात करूं तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 6 से 7 मतलब कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। मतलब अगर मैं 10th या उससे पहले के टाइम पे जाऊं तो उस टाइम में मैं समर्थ्य जाता था सुबह में, और सुबह से लेके मैं मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो जाते थे समर्थ्य में रहता था, तो मैं पढ़ता था। तो वो मेरे वेल डिफाइंड आवर्स हो गए। फिर उसके बाद फिर रात में मैं मेरे को मन किया तो पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर अगर मैं अपने 11th-12th की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे वेल डिफाइंड कि मैं इतने टाइम में, तुम्हें स्टडी के टाइम में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। अगर तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो तो बीच में ब्रेक लो, या तुम एक और आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लो, वापस से बैठो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का ब्रेक मेरा पूरा दिन बन गया। ब्रेक लो, क्योंकि वो दिमाग रिफ्रेश होना जरूरी होता है। लोगों से बात कर लो, आसपास के लोगों से, फिर उसके बाद वापस से पढ़ने को बैठो। क्वेश्चन क्या था? और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेईई में, एडवांस और मेंस में? हाँ, मैं रूटीन को कंप्लीट कर दूं। हाँ, अगर फिर तुम अगर पूछोगे कि जेईई से जस्ट पहले की रूटीन क्या होनी चाहिए, मतलब 11th के अंदर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ वेल डिफाइंड, लेकिन एक चीज का याद रखना, दिन में मत सोना। दिन में सोना तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बकवास करेगा। आदत नहीं लगाना, नहीं तो फिर आखिरी के टाइम में हटाने में दिक्कत होगी। दिन में मत सोना। क्वेश्चन ये था कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैं स्टार्स के नाम रट रहा हूँ, तो इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ सेंसिबल चीजों के नाम क्यों ना रटूं?
तो रटो। फिर फिजिक्स के अंदर आऊँ तो फिजिक्स तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि फिजिक्स को एज अ होल कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ो भाई, नॉर्मल डेली लाइफ के लिए वो रिक्वायरमेंट है, उसको उसी से हिसाब से पढ़ो, सारी चीजों को अच्छे से करो, जेई का हो जाएगा। फिजिक्स इज इजी। जैसे आप दो से हाँ, आप सैड उसके अंदर जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। 6th क्लास के बच्चे को क्या ही फाउंडेशन है। स्कूल को लेके हाँ जब सुबह स्कूल हाँ, स्कूल करता था तो स्कूल का होमवर्क तो ब्रेक के अंदर ही हो जाता था। होमवर्क ज्यादा होता ही कहाँ है स्कूल का, वो तो ब्रेक के अंदर खत्म हो जाता है। तो बाकी का टाइम क्या करोगे, जो फन है वो करो, फन पढ़ाई है वो करो। देखो ओलंपियाड से बेनिफिट क्या होता है, तुम स्टार्ट करो, तुम्हें खुद डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा, तुम्हारे चीजों को देखने का नजरिया चेंज होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। और मतलब बोल रहा हूँ ना, तुम जब फिर पीछे मुड़ के देखोगे कि मैं किस पोजीशन पे था और तुम आज किस पोजीशन पे आ गए हो, बहुत डिफरेंस है, ड्रास्टिक डिफरेंस है हर टर्म्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि तुम किसी पॉइंट पे लैक करोगे, हर जगह पे तुम डेवलप करोगे। इट्स ओनली गेन गेन, ओलंपियाड इज ओनली गेन गेन, हर पॉइंट पे तुम्हें गेन ही है। और कोई डाउट क्लियर हुआ आपको? पता ना मतलब हाँ, सभी सब्जेक्ट के तो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इक्वल बैलेंस। देखो इस चीज में मैं बहुत बेकार था, बैलेंस मैं मेंटेन नहीं कर पाता था। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि अभी मेरा फेज चल रहा है कि मुझे बस फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं बस फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। एक टाइम पे मेरा फेज चल रहा है कि मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बस मैथ पढ़ रहा हूँ। मुझे केमिस्ट्री कभी बहुत पसंद आ रहा है तो मैं बस केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ होता था, स्टार्टिंग में ये था। फिर अगेन मतलब बैलेंस करना है। अगेन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, मुझे अच्छी रैंक लानी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे तीनों सब्जेक्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब होता क्या है, मुझे नॉलेज तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर है। जो एक चीज मैटर करती है वो तुम्हारी है कि तुम्हारा फ्लो कैसा चल रहा है। एक टाइम पे बस तुम फिजिक्स कर रहे हो, तुम्हारी केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छी है, अगर तुम उस टाइम में रिवाइज करोगे तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी उसको उतनी प्रोमिनेंटली नहीं कर रहे हो। तो अब जब इस पॉइंट पे तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे, मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर नहीं होंगे, जबकि तुम्हारी वो सब्जेक्ट अच्छी होगी बाकी बच्चों से। लेकिन वो बच्चा अच्छा कर जाएगा जो तीनों सब्जेक्ट को कर रहा होगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसके तीनों के अंदर एवरेज मार्क्स आ गए। तुम्हारे एक के अंदर बहुत ऊपर है, दूसरे के अंदर नीचे आ गए। तो इसी को बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करो, स्मार्ट वर्क। तो मैं तीनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब मोटिवेशन एक ही है, मुझे रैंक लानी है, करना तो पड़ेगा। पता तो कर सकते हैं किसमें कम टाइम दे रहे हैं, किसमें ज़्यादा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे टेस्ट दोगे अपने आप पता चल रहा है, पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक रहेगा, तो उसके स्टडी आवर्स को पढ़ा तो ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे मेंटेन। बोर्ड और आईआईटी की प्रिपरेशन एक साथ करने से क्या है? क्या बोर्ड और आईआईटी का ये मैं समझता हूँ कि ये लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे। मेरी स्ट्रेटेजी पे जाओगे तो क्या पता बोर्ड्स के अंदर फेल कर जाओ। केमिस्ट्री में तो एक ही, और फिजिक्स में अगर मेंस करो तो बोर्ड्स ऊपर चला जाता है, अगर बोर्ड्स कर लो तो मेंस भी हो जाता है। लेकिन एडवांस में बोर्ड से ज़्यादा पढ़ना होगा तो मैथ्स और फिजिक्स बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी, और बोर्ड से ऊपर जाना है तो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं। देखो फिर अगर मैं बोलूँ कि बोर्ड्स क्या है, मेंस अगर तुम्हें मेंस में अच्छा करना है, सिंगल चीज है, एनसीईआरटी चार्ट जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ चार्ट जाने का मतलब कि मतलब ऐसा नहीं कि अभी से चार्टना स्टार्ट कर दो 11th क्लास से, वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, तुम भूल जाओगे, इवेंचुअल चीजें तुम भूल जाओगे। लेकिन जो मतलब एक स्मार्ट वर्क क्या होता है ना, तुम साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा लेकिन कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, और फिर जब मेरा एग्जाम आ रहा है
उससे 1 महीने पहले का टाइम या 15 दिन पहले का टाइम मैं अपना फुल फोर्स लगा दूं, फुल फोर्स जितना दे सकता हूं मैं। अब जितना दे सकता हूं इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कॉमन नॉलेज तो है जो सभी बच्चे को है, एज कहां पे लूंगा मैं, जो एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको। तो मैं क्या करूंगा, 15 दिन के अंदर मैं 3 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाऊंगा। भाई इतना तो बकलोल नहीं हूं मैं कि मुझे 15 दिन के बाद के अंदर ही मैं भूल जाऊं 3 बार चीज पढ़ी हुई, नहीं भूलूंगा ना। मतलब और फिर और भी लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम से 1 दिन पहले मत पढ़ो, जेई मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, एडवांस के अंदर मत पढ़ो। जेई मेंस के अंदर क्या कर सकते हो, 1 दिन एग्जाम से 1 दिन पहले तुम जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर और जितनी भी डिटेल्स होती हैं, तुमने क्योंकि 3 बार पढ़ ली तो अंडरलाइन कर लोगे ना उन सारी चीजों को। ऐसा नहीं कि पूरी बुक अंडरलाइन कर लेना, वो भी बहुत लोग करते हैं। बस जो एकदम माइन्यूट डिटेल लग रही है उनको अंडरलाइन करो, 1 दिन पहले उनको रट जाओ। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जेई मेंस पागल होता है, वो ऐसा भी पूछ लेता है डी ब्लॉक के अंदर कि अरे नहीं, उससे भी ज्यादा उन्होंने डी ब्लॉक के अंदर ई नॉट सेल जो होता है ई फॉर्म M2+, उसका उन्हें डी ब्लॉक के अंदर पूछ दिया कि किसकी वैल्यू -1 के ऊपर है, वो वैल्यू पूछ रहे हैं। अब वैल्यू तो सारी एलिमेंट्स की याद नहीं कर सकते तुम, तो अब क्या करोगे, इसके लिए एक तरीका है, मेन से 1 दिन पहले एक बार रटो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में एकदम रट जाना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि क्या पता दिमाग एग्जाम के दिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। या इस टाइप के क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मिडिल की वैल्यू पे जाओ, प्रोबेबिलिटी लगाओ, 50% चांसेस है कि ये हो सकता है, 50% चांसेस ये हो सकता है, मिडिल की वैल्यू को आंसर लगाओ। जेईई मेंस में 2 बार क्वेश्चन है, दोनों बार ये स्ट्रेटेजी काम करता है। तो मतलब बेसिकली तुम पास्ट पेपर्स भी करोगे तो तुम एक स्ट्रेटेजी बनाओगे इन सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। हम पूछो। मेरा पे 10 और 12 में परसेंटेज क्या है? गुड क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन का रीजन बताता हूँ। मैंने अभी बोला कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी पे जाओगे तो बोर्ड्स के अंदर फेल कर जाओगे, तो तुरंत दिमाग में इतनी बुरी हालत थी क्या। मेरे 10th बोर्ड्स में 97.6% थे, 12th बोर्ड में 96.6, कम है लेकिन इतने भी खराब नहीं है। मतलब मेरे साथ लोग हैं, मतलब उन्होंने नहीं की ज्यादा, 10th में 99.4% थे, 12th में 99.6% हो गई, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2 मार्क्स एक बार कटा, एक बार 1 मार्क्स कटा। तो फिर मतलब मेरा बोर्ड्स का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बिल्कुल मत अप्लाई करना, वो लोगों पे डिपेंड करता है। मैं बोर्ड्स के एग्जाम के बीच में जो गैप होता है ना, उसके दिन में पढ़ाई करता था। मैंने इंग्लिश की बुक नहीं खरीदी थी बोर्ड्स के 10 दिन पहले तक में। तो फेल करने के 100% मतलब 99.99% चांस है, तो अप्लाई मत करना। बहुत ज्यादा टेंशन आता है, मुझे टेंशन के अंदर नींद आती है, मैं रात में टेंशन के साथ पढ़ते रहता था, तो और मुझे नींद भी आती, तो मैं सो भी रहा हूँ, मुझे टेंशन भी है, जग रहा हूँ, तो बहुत टेंशन वाला काम है, रिस्क है, नहीं करना। हाँ। मेरा कोई भी क्विज और एग्जाम होता है, कुछ भी और टेस्ट होता है, तो मैं ऑफन एआई से बोलता हूँ कि मुझे सैंपल टेस्ट पेपर बना के दो, और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ कि उसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या ये ठीक सही है? देखो आज के टाइम पे आपको बोलना तो बोलो, आज के टाइम पे एआई उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, कमिंग ईयर्स में 5 to 6 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो शायद ये स्ट्रेटेजी काम करे। लेकिन आज के टाइम में जब तुम उसको उस हिसाब से क्वेश्चंस बोल लोगे ना, ये चीज उस चीज में काम कर सकती है कि तुम्हें कुछ रटना है, तो तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए रटने के लिए कि सेम टाइप के क्वेश्चन तुम बार बार करो, उसके लिए तुम बोलो तो वो तुम्हारे लिए वो बना देगा। लेकिन जब तुम प्रॉपर पढ़ाई के लिए क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो, तो अगर तुम एआई से क्वेश्चन बोलोगे, वो अभी उसका ब्रेन पावर मंकी के लेवल पे, उतना ज्यादा उसका ब्रेन पावर नहीं है, तो वो उतने अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं देता, बहुत बार वो गलत चीजें भी बोल देता है। एक बार मैंने उसको ऐसे ही फन में बोला कि कितने मेजर्स होते हैं बताओ, उसने 150 बोल दिया, होते 110 है। तो एआई इज नॉट राइट नाउ ट्रस्टेबल, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि उस पर ज्यादा डिपेंड करो। हाँ, काम को आसान करने के लिए यूज कर सकते हो। मेरे साथ भी एक बार ऐसा था, फिर टाइम पूछा तो गलत। इसलिए एग्जाम के अंदर यूज करोगे तो 50-50% चांस है कि फेल भी कर सकते हो। जेईई के अंदर रिसोर्सेस
डिपेंड करता है मेरे से एडवांस ये हाँ बोलिए भैया। डिपेंड करता है मेरे से एडवांस मैं इसका क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर का और एडवांस का प्रीवियस ईयर का है उसके लिए स्टैंडर्ड बुक आते हैं जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। देखो जेई का सबसे मस्त मतलब बेस्ट तरीका जेई का क्या है ना, तुमने कोई अच्छी चीज उठाई जिसके अंदर हर एक टाइप के क्वेश्चन हो, उसको तुम दो बार एटलीस्ट तो 2 बार करो ही, एक सिंगल बार करके दूसरी चीज पे नहीं जाओ, 2 बार करो, गारंटीडली 2 बार करो। फिर अगर और वापस से करना है तो वापस से भी कर सकते हो, 2 बार करने के बाद ही उससे दूसरी चीज पे जाओ, क्योंकि अगर 2 बार नहीं कर रहे हो ना तुम लैग कर रहे हो। हाँ बुक्स कौन सा प्रेफर करते हैं? ये बताएं। केमिस्ट्री में एनसीआर सॉरी इनऑर्गेनिक के लिए तो पूरा एनसीआर है, फिजिकल के लिए एनएमएसटी अच्छा है। एनएमएसटी मेंस के लिए भी एडवांस लेवल 1 मेंस लेवल तो पूरा है। ऑर्गेनिक में एमएसटी मतलब प्रीवियस टाइम स्पेशल फिर एडवांस अगर तुमको मेंस से तो फिर जो एक्सरसाइज है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं बोलूंगा कि एक नीरज कुमार की बुक आती है ना, वो उसमें बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नरेंद्र अवस्थी से मुझे बेटर लगता है। देखो मैंने क्यों नहीं बताया इसका रीजन समझो, मैंने ओलंपियाड के थ्रू किया तो मैंने जो बुक किया वो बहुत ऊपर लेवल की है, वो अच्छी नहीं। भैया बताएंगे। हाँ मैथ्स में जो क्लास में थ्योरी है वो प्रॉब्लम को समय पर समझाता है, दोनों काफी अच्छे होते हैं। क्या 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 इंटरेस्टिंग था मुझे भी सुनना है। हाँ कल इंग्लिश का एग्जाम है ना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी ताकत है। मतलब पॉइंट समझो, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। उसने 1 महीने तक अच्छे से शांत दिमाग के साथ उसने चीजों को पढ़ा और उसने एग्जाम दिया। तुम अगर 1 दिन पहले करने जा रहे हो, जिस लेवल का टेंशन होगा ना, बहुत ऊपर लेवल का टेंशन होगा, तो उस टेंशन के साथ तुम्हें डील करना, वो तुम्हें पे करना होगा। फेल भी कर सकते हो मतलब 50% से जो ज्यादा ही भाई। कल इंग्लिश के अंदर तो 1 दिन काम नहीं करता। आप कौन सा आईडी में हैं? अभी हूं नहीं, हूंगा। आईडी दिल्ली। आईडी दिल्ली। सैड आईडी बॉम्बे में नहीं हूँ। ओलंपियाड के लिए कहां से पढ़े? अभी मैंने इतनी सारी रिसोर्सेज दिखाई थी। आप वो यहाँ नहीं कह रहे कि कोई जैसे जे ग्रेड बुक आती है सिंगे जैसे उन्होंने बताया। अगर बेसिक लेवल मेरे पास जैसे मैथ की पाथफाइंडर, देखो बेसिक लेवल तो जो चाहिए वही है, उसके ऊपर बिल्डअप करना है तो मैथ्स का जो पाथफाइंडर होता है, सीनियर वाला पाथफाइंडर जो होता है वो अच्छा होता है। विकास तिवारी का जो बुक है पाथफाइंडर का, वो मैथ्स के लिए अच्छा है। अगर तुम्हें उसके ऊपर भी और रिसोर्सेज चाहिए तो मेरे पास फोल्डर्स हैं जिसके अंदर लगभग 10-15 बुक्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी है। मतलब कॉलेज के अंदर भी जाओगे तो वहीं बुक्स पढ़ोगे। तो अगर चाहिए होगा तो मुझे मतलब पहले बेसिक तो करो, जब वो कर लोगे, मतलब जैसे मैंने बोला एओपीएस पे भी जाओगे तो वहां के ऊपर बुक्स के भी लिंक्स दिए हैं जो तुम्हें हेल्पफुल होंगे। ओलंपियाड्स के अंदर आज के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जैसे अभी मैं पास आउट हुआ तो वैसे बहुत सारे बच्चे पहले भी पास आउट हुए, उन्होंने खुद भी बहुत सारे बुक लिख दिए कि आगे आने वाले बच्चों को हेल्प हो, उन्होंने हैंडआउट्स बना दिए। ये सारे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जरूरत होगी मुझसे पूछना, मैं दे दूंगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है और उस टाइम मतलब घर पे या कुछ सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में अटकते हैं फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करना, मतलब उससे आगे बढ़ते हैं जब भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाँ देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, उससे भी वेस्टेज होता है टाइम का। तो तुम्हें एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, इस पॉइंट के बाद अब भी मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है, तो तुम मूव ऑन करो। अगला उस टाइप के अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ दो, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करो, फिर वापस से उन क्वेश्चंस को करने के बाद वापस से इस टाइप के क्वेश्चंस पे आओ। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम गलत डायरेक्शन में चलने लगे, तो अगर उस टाइम पे अगर हम करेंगे तो गलत ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक दो, फिर उस क्वेश्चन पे आओ, दूसरे डायरेक्शन में भी सोचो तो तुम्हें हो जाएगा। मतलब और अगर नहीं हो रहा तो अगले दिन आके टीचर्स से पूछ लो। जब आप तीनों के एग्जाम होते थे या होते हैं या होंगे, क्या? तो आप जब आप तीनों के एग्जाम हाँ। फ्यूचर में पास होते थे, तो आप हार्ड वर्क चूज करते थे या स्मार्ट वर्क? वेरी गुड क्वेश्चन, लिटरली वेरी गुड क्वेश्चन एट दिस टाइम। सभी के दिमाग में हार्ड वर्क वाले लोग बेवकूफ है, स्मार्ट वर्क वाले बहुत स्मार्ट है। रियलिटी इज, जो बोलते हैं ना कि बस स्मार्ट वर्क से सब कुछ निकल जाता है, वो तुम्हें गधे बना रहे। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क के ऊपर स्मार्ट वर्क हो सकता है, मतलब तुमने हार्ड वर्क की है, उसके ऊपर अब तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन बस स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, तुम्हें बस वो गलत डायरेक्शन में भटका रहा है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। अगर कुछ ऐड करना तो बताइए। मतलब मेरे को तो हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। हाँ, हार्ड वर्क के ऊपर स्मार्ट वर्क हो सकता है, स्मार्ट वर्क बस कुछ नहीं। स्टार्टिंग में तो हार्ड वर्क करना होगा, फिर जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा फिर कुछ चीजें स्किप कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये चीज अब मेरे लेवल से नीचे हो चुकी है, मैं डेवलप कर चुका हूँ इससे ऊपर, स्किप करो। हाँ, पूरे जेई जर्नी जो होता है उसके बीच में ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि बैकलॉग सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। बैकलॉग्स को कैसे प्रिपरेशंस बैकलॉग्स बनेंगे ही नहीं अगर सही से पढ़ेंगे। गुड, लेकिन बहुत बार इनएविटेबल होता है। जैसे मान लो, जैसे मैं कैंप के अंदर गया तो मेरी 15-20 दिन की पढ़ाई छूट गई, वो तो इनएविटेबल है। मैं कहीं पे गया तो अब वो छूट गई, तो अब उसके अंदर क्या करूं बिना हिचक के? बैकलॉग करो, तुम जो करंट चल रहा है उसको करो, थोड़ा सा देखो, समय निकाल के बैकलॉग कवर कर देना। अगर बैकलॉग करोगे तो जो करंट चल रहा है वो भी डूब जाएगा, तो वो फिर बैकलॉग बन जाएगा। मतलब तो करना दोनों होगा। दोनों चीजों को पैरेलली करो। जैसे मान लो कि मैं ओलंपियाड के अंदर गया, मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना, मेरे पास एक नया एक्सपोजर आ रहा है, कुछ मुझे स्ट्रगल दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। अब मेरा स्ट्रगल क्या होगा, मुझे ज्यादा वर्कलोड को हैंडल करना पड़ेगा। अभी अगर मान लो मेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ, तो मेरा एम होगा कि मैं 7 दिन के अंदर मेरा जो 21 दिन का बैकलॉग हुआ उसको मैं कंप्लीट करूं। अब वो कंप्लीट कैसे करूंगा? कंप्लीट करने का तरीका है, एक तो है कि तुम सबसे पहले अपने टीचर्स के पास जाओ, सर मैं कैसे करूं? अपना दिमाग स्टार्टिंग में मत लगाओ, मैंने गलती की है, अपना दिमाग मत लगाओ। टीचर्स के पास जाओ, पूछो कि सर मुझे क्या करना चाहिए, वो कुछ बताएंगे, फिर उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके ऊपर मेहनत करो। 7 दिन के अंदर रगड़ के उसको खत्म कर दो, फिर तुम आगे लोगों के साथ। ऊपर से कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, देखो मैंने 7 दिन के अंदर 21 दिन वाली काम कर दी, तो करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एआई से ले या बुक से रिसर्च करके ले? बुक। अब जैसे इंग्लिश की अंदर की चीजें हुई, तो मैं बोलूंगा कि उसके अंदर एआई भी बेनिफिशियल है। मतलब एआई की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मतलब वो बहुत अच्छी है। तो रिक्वायरमेंट्स देखो, तुम्हें अगर बायोलॉजी पसंद है, चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक इंसान था, वो जेई स्ट्रीम के अंदर था, उसने इंडिया के लिए 2 बार इंटरनेशनल लेवल पे बायोलॉजी ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल लाया। वो मैथ्स पढ़ता था, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, पीसीएम का स्टूडेंट था, वो इंटरनेशनल लेवल पे बायोलॉजी ओलंपियाड के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड ला रहा है। कितनी ज्यादा अजीब बात है ना। मतलब वो बायोलॉजी पढ़ भी नहीं रहा है, वो
इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के अंदर, मतलब इतनी एक्सट्रीम बायोलॉजी के अंदर उसके गोल्ड मेडल आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या था? देखो, जब तुम डॉक्टर बनने जाओगे, ये मुझे सुमित सर ने बताया था, सेम क्वेश्चन मैंने सर से पूछा था। सर ने, मतलब मेरे लिए क्वेश्चन नहीं था, मेरी जागरूकता थी, मतलब मुझे जानने की इच्छा थी कि नीट के अंदर इतना ज्यादा वास्ट कंपटीशन क्यों होता है। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर चले जाओगे लाइन के। आप जब डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपने अगर अपने पेशेंट की एक वेशल को इधर से उधर कर दिया गया, तो रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस हैंडल करने जाना चाहिए। लोग तो खून देखते ही बेहोश हो जाते हैं। हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनोवेशंस इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग कितना ज्यादा काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस टफ होते हैं रिलेटिवली। क्यों होते हैं? मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कुछ नया मॉडल बना के मैं अपने लाइफ को आसान करूंगा। कैसे करूंगा? जब मैं कुछ दिमाग लगाऊंगा, कुछ नई चीज को इन्वेंट करूंगा, तभी मेरी लाइफ तो ईज होगी ना। इंजीनियर्स का काम क्या है? लाइफ को इजी करना है। डॉक्टर्स का काम क्या है? लाइफ को बचाना है। मेरी फैमिली में से एक इंसान गया डॉक्टर के पास, उसने कुछ गलती कर दी, मेरा फैमिली मेंबर तो चला गया ना। उसके ऊपर मैं क्या डेवलपमेंट करूंगा? वहां पे एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर मैं जब दो ऑप्शंस के बीच में मुझे डाउट आ रहा है, मैं तुक्का लगाने जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरा तुक्का गलत हुआ, मैं कहीं और पे, मैं 1000 रैंक नीचे चला जाऊंगा। तो उसी तरीके से जब मैं ऑपरेशन के टाइम में मुझे दो डिसीजंस के बीच में चूज करना है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा है। तो नीट उसी हिसाब से बिल्डअप है, बहुत सही सिस्टम है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज में जाना है।